हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी.आर. चौधरी। आज आपके साथ एक पर्यावरण और जीवों के अंतर संबंध को स्थापित करने वाले जीव विज्ञान के टॉपिक को लेके आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं। ये टॉपिक 12वीं विज्ञान वर्ग के एनसीईआरटी की बुक का 13वां चैप्टर है, जिसमें जीवों एवं समष्टि के बारे में कुछ विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। इस अवधारणाओं के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक का सामान्य इंट्रोडक्शन या जनरल सामान्य परिचय की बात करूं, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें सबसे पहले आप जीव क्या है, जीवों और पर्यावरण के बीच में आपस में क्या संबंध स्थापित रहते हैं, समष्टि क्या होती है, समष्टि का निर्माण किसके द्वारा होता है, और ये समष्टि की जो क्रियाएं हैं, समष्टि के जो गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समष्टि अपना वृद्धि विकास और गुणन किस प्रकार से कैसे क्या दर्शाती है, इन सब बातों के ऊपर आप विस्तार से इस टॉपिक में देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये 12वीं बोर्ड का एनसीईआरटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पूछे जाने वाले प्रश्नों में इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। एक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, अति लघुरात्मक प्रश्न होगा, और वो अवबोध का होगा। 1 नंबर का एक प्रश्न अवबोध से संबंधित रहेगा, और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, अर्थात आपके पेपर का 17वां या 18वां प्रश्न रहेगा, या तो 17वां प्रश्न रहेगा या 18वां प्रश्न रहेगा। 3 नंबर का प्रश्न होगा। ये प्रश्न आपके मौलिकता या कौशल से संबंधित रहेगा, मौलिकता या कौशल से संबंधित रहेगा, जिसमें कोई विशेष प्रकार के ग्राफ या डायग्रामेटिक रूपांतरण से संबंधित भी पूछा जा सकता है। और जो आपकी जो कौशल है, आपके कौशल विकास जो है, उससे संबंधित इसके ऊपर प्रश्न है वो एक रहेगा। अगला, सामान्य परिचय के बाद आप इस चैप्टर का जो नाम है जिसमें लिखा है जीव, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या होती है, जीवों की क्या परिभाषा है, तो आप पहले से जान चुके हैं कि जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, या यूं कहें कि जीव विज्ञान की वह सबसे छोटी इकाई है, जीव विज्ञान की वह सबसे छोटी इकाई है जो पर्यावरण के साथ अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए, जीव विज्ञान की वह सबसे छोटी इकाई है जो पर्यावरण के साथ अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए अपना जीवन यापन करती है। पर्यावरण के साथ अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए अपना जीवन यापन करती है, वो सबसे छोटी संरचना जीव कहलाती। अर्थात विज्ञान की वह स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो पर्यावरण के साथ या पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए अपना जीवन यापन करती है, उसे आप जीव या ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब अगली बात, पर्यावरण खुद है क्या, तो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को आप पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण में जीव विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के मध्य, इस पर्यावरण में ये जीव विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के मध्य, विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के मध्य विभिन्न स्तरों में संबंध स्थापित करते हुए, विभिन्न लेवल पर, विभिन्न माध्यम में अपना संबंध स्थापित करते हुए, और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए और अंतर संबंधित रहते हैं। अर्थात जीव, पर्यावरण, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसी पर्यावरण में ये जीव, जो पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई है, जो जीव विज्ञान में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहने वाली सबसे छोटी इकाई है, वो पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हुए अंतर संबंधित रहने का प्रयास करती है। तो यह है जीव और पर्यावरण की सिंपल और सामान्य सी परिघटना। अब जैविक संगठन के स्तर क्या है, अर्थात जीवों में जो संगठन होता है, या यूं कहें कि जीव का निर्माण करने वाले जो विभिन्न प्रकार के जैविक घटक हैं, वो किस स्तर पर उपस्थित रहते हुए एक जैव संगठन का निर्माण करते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि जो सबसे छोटा जो जैविक अणु है उसको आप मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृत्त अणु कहते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल या वृत्त अणु होते हैं।
मैक्रोमोलिकुलर या व्रत अणु के रूप में प्रोटीन उपस्थित रहती है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, फैट उपस्थित रहती है और न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। ये जीवों की संरचनात्मक घटक है, जीवों का निर्माण करने वाले व्रत अणु हैं। ये सभी घटक मिलकर के और एक सजीव कोशिका का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एक सजीव कोशिका या सेल का निर्माण करेंगे। एक सजीव कोशिका या सेल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से बनने वाली ये जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर मिलकर के, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं परस्पर मिलकर के उत्तकों या टिश्यूओं का निर्माण करती है। उत्तकों का या टिश्यू का निर्माण करती है। इस प्रकार से मिलकर के और बनने वाली ये उत्तक है वो अंगों का निर्माण करते हैं, अंग बनते हैं। इस प्रकार से अंग जो है वो मिलकर के और तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो तंत्र है वो मिलकर के और किसी जीव या किसी सजीव, जो पारितंत्र की सबसे छोटी या प्रथम इकाई है, यूं कहे विज्ञान की सबसे छोटी या प्रथम इकाई है जो पर्यावरण के साथ अंतर्निहित संबंध स्थापित कर सकती है, उसका निर्माण करते हैं। ये जीव मिलकर के किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विशिष्ट जाति के जीव मिलकर के और उस क्षेत्र की समष्टि का निर्माण करते हैं। यह है समष्टि, पॉपुलेशन। तो आपका चैप्टर है वो जीव और समष्टि है। तो ये जीव ही मिलकर के किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जीव मिलकर के किसी विशिष्ट समष्टि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो समष्टि उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से जो समष्टि उत्पन्न हुई है वो समष्टि मिलकर के और समुदाय का निर्माण करती है। वो समष्टि मिलकर के किसका निर्माण करेगी? समुदाय या कम्युनिटी का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये समुदाय है वो मिलकर के और पारितंत्र का निर्माण करता है। समुदाय मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब पारितंत्र है, काफी बड़ी इकाई है, वो मिलकर के और जीवोम का निर्माण करती है। पारितंत्र है वो मिलकर के जीवोम का निर्माण करती है। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी इकाई जिसमें कुछ व्रत अणु मिलकर के और एक कोशिका का निर्माण करेंगे, कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करेगी, उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करेंगे, अंग मिलकर के तंत्रों का निर्माण करेंगे, तंत्र मिलकर के और पर्यावरण या पारिस्थितिकी या यूं कहें कि पर्यावरण के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संबंध स्थापित रखने वाले जीव का निर्माण करेंगे। वो जीव मिलकर के समष्टि का निर्माण करते हैं, समष्टि मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है, समुदाय मिलकर के और पारितंत्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के पारितंत्र, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र आपस में मिलकर के जीवोम का निर्माण करते हैं। अब जीवोम, यूं कहें जीवोम जो है वो ये जैविक संगठन की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे जिसमें आप देखेंगे जीवोम, बायोम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायोम जो है वो जैविक संगठन की सबसे बड़ी इकाई है। जैविक संगठन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जैविक संगठन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और जैविक संगठन की सबसे बड़ी इकाई, जैविक संगठन की सबसे बड़ी इकाई कौन है? जीवोम है। जैविक संगठन की सबसे बड़ी इकाई जीवोम है। अब जीवोम की परिभाषा की अपन बात करें तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि एक ही क्षेत्र में समान जलवायु, एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदाय जीवोम कहलाते हैं। एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में निवास करने वाले जीवों के जो समुदाय है वो मिलकर के और एक जीवोम का निर्माण करते हैं। यहां पर मैंने कुछ जीवोमों को बता रखा है, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स और वाई एक्सिस पर यहां पर टेम्परेचर बता रखा है, तापमान, और इस तापमान की विस्तृत परास में विभिन्न प्रकार के समुदाय मिलकर के किस प्रकार से एक जीवोम का निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर उपस्थित कुछ 4-5-6 जीवोम है जिसको मैंने यहां पर एक डायग्राम के रूप में समझाने का प्रयास किया, जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। तो यहां देख रहे हैं तापमान बहुत ही कम है, तापमान बहुत ही कम है। इस कम तापमान पर एक जीवों का छोटा सा समूह उपस्थित रहता है और रह करके एक समुदाय, जीव समुदाय मिलकर के इस समान जलवायु में उपस्थित जो जीव समुदाय है वो एक विशेष प्रकार की जीवोम का निर्माण कर रहा है, बायोम का निर्माण कर रहा है। उस बायोम का नाम है टुंड्रा प्रदेश के बायोम, या उस क्षेत्र को अल्पाइन क्षेत्र कहते हैं। इस अल्पाइन क्षेत्र में उपस्थित जो जैविक कारक, जैविक घटक या सजीव है वो मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करेंगे और इस समान जलवायु में रहने वाले समस्त समुदाय या पारितंत्र मिलकर के और इस टुंड्रा या अल्पाइन जीवोम का निर्माण या बायोम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से यहां आप देख रहे हैं जो काफी अधिक तापमान पर
जीवों का समूह उपस्थित रहता है। ये पूरा का पूरा जो समूह है वो मरुस्थलीय जीवों का निर्माण करता है। उसी प्रकार से यहाँ ऐसे उपस्थित अब दो जीवों आपस में अंतर्लेपित या मिश्रित भी रह सकते हैं, अर्थात घास स्थल के जो जीव है उनमें से कुछ मरुस्थलीय जीव भी हो सकते हैं। तो दो जीवोम इस संपूर्ण जैवमंडल में सबसे बड़ी इकाई है जीवोम। दो जीवोम आपस में एक दूसरे से अंतर्लेपित भी हो सकते हैं, अंतर संबंधित भी रह सकते हैं। ये घास स्थल का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार से अधिक ताप और अधिक वर्षा क्षेत्र में, ये वर्षा का मापन है, अधिक ताप और अधिक वर्षा क्षेत्र में रहने वाले, अधिक जल क्षेत्र में रहने वाले जो जीव है वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जिनका इस प्रकार का जीवोम या बायोम का ग्राफ ये निरूपण आपको दिख रहा है। ये उष्णकटिबंधीय वन है, वर्षा वन है। इस प्रकार से यहाँ पर का जो जीवोम दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जीवोम शीतोष्णीय वन है, जो तापमान तो कम रहता है, साथ ही साथ नमी बहुत अधिक रहती है, वर्षा भी मीडियम रहती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तापमान भी अधिक है, वर्षा भी काफी अधिक है। ये वर्षण क्षेत्र अधिक और अधिक तापमान में रहने वाला जीव है। अब उससे थोड़ा कम तापमान है, उससे थोड़ा कम तापमान है, और वर्षा कहीं पर तो अधिक है और कहीं पर कम है और कहीं पर अधिक है। वहां पर जो उपस्थित सारे जीव समुदाय है वो मिलकर के और शंकुधारी वन जीवों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के समुदाय जो समान जलवायु के क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय जो समान जलवायु क्षेत्र में रहते हैं या समान जलवायु दर्शाते हैं, उनमें उपस्थित समस्त जीव मिलकर के एक विशिष्ट जीवों का निर्माण करते हैं, जो पारितंत्र कहें या जैव मंडल की बात करें उसमें सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी यूनिट है। अब इस जीवों का निर्माण जैव समुदाय कर रहे हैं, और जैव समुदाय मिलकर के जीवों का निर्माण जैविक समुदाय करते हैं, और ये जैविक समुदाय मिलकर के और एक विशेष प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको पारितंत्र कहते हैं, पर्यावरण का तंत्र। अब पर्यावरण का तंत्र में क्या होता है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक मिलकर के, परिभाषा बता रहा हूं पारितंत्र की, इकोसिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर भी अपना यही है, इकोसिस्टम, 14वां चैप्टर जो पढ़ेंगे वो। तो पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर अंतर संबंधित होते हुए एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तंत्र, जिसका निर्माण कौन कर रहे हैं, पारितंत्र में उपस्थित जैविक एवं अजैविक घटक कर रहे हैं। पारितंत्र में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक मिलकर के और पारितंत्र में एक विशेष प्रकार की संरचना रखने वाले और एक विशेष प्रकार की क्रियाबिलिटी, एक्टिविटी दर्शाने वाले तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तंत्र को आप पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थात परिभाषा को मैं वापस बोलूं तो मैं कहूंगा कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर अंतर संबंधित होते हुए एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रतिपादन टेंस लेने किया था। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंस लेने किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर, पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर और आपस में अंतर संबंधित होते हुए एक संरचनात्मक और क्रियात्मक संगठन का निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। उसे ही आप पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंस लेने किया था। अब अगला जो शब्द आता है परिभाषा के रूप में वो है अपनी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये भी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति की नेचर, जो प्रकृति आपकी है उस प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता हो, पारिस्थितिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति की संरचना और कार्य की, अब प्रकृति में है क्या, प्रकृति में समस्त जैव समुदाय, प्रकृति में उपस्थित सभी समुदाय
प्रकृति के जैविक और अजैविक घटक मिलकर के और जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, प्रकृति में उपस्थित समस्त जैविक और अजैविक घटक मिलकर के जिस कार्यात्मक और संरचनात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं उसे आप पारितंत्र कहते हैं। और प्रकृति, अब अगली परिभाषा पारिस्थितिकी है, उसमें हम बोल रहे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसका? पारितंत्र की संरचना और कार्यों का अध्ययन। प्रकृति में है क्या? पारितंत्र है। तो पारितंत्र की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता हो उस शाखा को आप क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। यह परिभाषा है वो एक वैज्ञानिक ने दी थी और उस वैज्ञानिक का नाम है ओडम। ओडम ने पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की जो परिभाषा है उसमें बताया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक संरचना, प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक घटकों का अध्ययन किया जाता हो, पारिस्थितिकी कहलाती है। अब पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल ने किया था। शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? हैकल ने। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम हैकल ने दिया था और पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम टर्न्सले ने दिया था। अब पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जो है उसकी परिभाषा जो है वो ओडम ने सबसे पहले दी थी। ये शब्द है वो 1886 में दिया गया था और ये परिभाषा है 1965 में प्रस्तुत की गई थी। तो ये बातें जो है वो सामान्य हिस्ट्री और परिभाषाओं से संबंधित थी। अब पारितंत्र जो आप देख रहे हैं उस पारितंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक घटकों का अध्ययन, उसकी संरचना बनेगी किसकी, उसकी प्रकृति में क्या क्या रहेंगे, इन सारी बातों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी में किया जाता है। अर्थात पारिस्थितिकी का निर्माण पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक मिलकर के करते हैं। पारिस्थितिकी का निर्माण पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक मिलकर के करते हैं और ये घटक आपस में मिलकर के किस प्रकार से अंतर संबंधित रहते हुए, आपस में कैसी क्रियाएं करते हुए, आपस में किस प्रकार के मूवमेंट दर्शाते हुए और विशिष्ट क्रियात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसी बात का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। अर्थात यूं ये कहें कि पारितंत्र में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक परस्पर मिलकर के एक क्रियात्मक और एक संरचनात्मक, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक तंत्र या सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम में कौन सा घटक कहां से शुरू हो रहा है और कौन सा घटक कहां समाप्त हो रहा है, इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती। अर्थात पारितंत्र में उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों के मध्य होने वाली अंतर्निहित क्रियाओं की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, कोई निश्चित माप नहीं होता और इस निश्चित सीमा और माप नहीं होने से जैविक स्तरों के बीच की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती और ये सीमाएं स्पष्ट नहीं होने से आप यूं नहीं कह सकते कि इस पारितंत्र का ये जैविक तंत्र इस प्रकार से एक निश्चित सीमा बनाते हुए, एक निश्चित माप बनाते हुए इस सीमा तक एक निश्चित अंतिम पॉइंट या पीक पॉइंट का निर्धारण करके आप अगले पारितंत्र को स्टार्ट करें, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि सूर्य से आने वाला जो वर्ण स्पेक्ट्रम है, सूर्य से आने वाले विभिन्न प्रकार के सूर्य के प्रकाश में जो विभिन्न प्रकार के रंग रहते हैं, उनका जो वर्ण स्पेक्ट्रम है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, एक निश्चित रेंज नहीं होती। उसी प्रकार से पारितंत्र के विभिन्न जैविक स्तरों के मध्य, पारितंत्र के विभिन्न जैविक स्तरों के मध्य भी कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। अब है इस पारितंत्र या इस पारिस्थितिकी के घटक या फैक्टर, कौन कौन से घटक मिलकर के और पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप कहेंगे कि जो पारितंत्र के घटक है उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पारितंत्र के जैविक घटक और दूसरा है पारितंत्र के अजैविक घटक। पहला पारितंत्र के जैविक घटक और दूसरा पारितंत्र के अजैविक घटक। तो मैं ये कहूंगा कि पर्यावरण के वे सभी भाग जो जीवों के जीवन यापन पर प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण के वे सभी भाग या पर्यावरण के वे सभी फैक्टर, कारक जो जीवों के जीवन यापन पर प्रभाव डालते हैं, पारिस्थितिकी के कारक कहलाते हैं, पारिस्थितिकी के फैक्टर कहलाते हैं, पारिस्थितिकी के घटक कहलाते हैं, पारितंत्र के घटक कहलाते हैं। अब यूं कहें कि पारिस्थितिकी या पारितंत्र में
पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर संबंधित रहते हुए अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक विशेष प्रकार के क्रियात्मक और संरचनात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक और संरचनात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी तंत्र में उपस्थित इसी तंत्र की संरचना में उपस्थित विशेष प्रकार के इसी तंत्र की संरचना में उपस्थित विशेष प्रकार के जैविक और अजैविक घटक मिलकर के ही इस पारिस्थितिकी या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब पारितंत्र के जो जैविक घटक हैं उन जैविक घटकों में उपस्थित रहता है क्या क्या उपस्थित रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि पारितंत्र के जैविक घटकों में 3 प्रकार के फैक्टर उपस्थित रहते हैं। पारितंत्र के जैविक घटक है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक क्या होते हैं? आप जानते हैं कि पारितंत्र में उपस्थित वे समस्त जीव जो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को उपयोग में लेते हुए अपने हरे भागों में जल व CO2 को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग लेते हुए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं करते हैं, वे सभी जीव अर्थात वे सभी हरे पादप उत्पादक कहलाते हैं। अब दूसरा है उपभोक्ता। कौन होते हैं? तो उपभोक्ता उत्पादकों ने जो भोजन बनाया है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को जल और CO2 को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लेते हुए उत्पादक जिन भोजनों का निर्माण करते हैं, उन उत्पादकों को खाकर या उत्पादकों द्वारा भोजन जो बनाए उस भोजन को ग्रहण करके जो जीव अपना जीवन यापन करते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? उपभोक्ताओं में आते हैं, कंज्यूमर में आते हैं। ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है। तीसरा है अपघटक। उत्पादकों और अपघटकों की प्राकृतिक मृत्यु के उपरांत उन्हें अपघटित कर और उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन सरल कार्बनिक पदार्थों में करते हुए और अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे समस्त जैविक घटक या समस्त जीव जो है वो पारितंत्र या पारिस्थितिकी के अपघटक जैविक घटक कहलाते हैं। तो ये 3 जो घटक है वो जैविक घटक कहलाते हैं। इनका विस्तृत रूप से अध्ययन अपन इकोसिस्टम या 14वें चैप्टर में करेंगे। अगला है पारितंत्र के अजैविक घटक, अर्थात पारितंत्र का निर्माण। आप कह रहे हैं या आपने अभी पहले देखा कि पारितंत्र का जो निर्माण होता है वो पर्यावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित क्रियाएं या अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए और अंतर संबंधित होते हुए और एक संपूर्ण तंत्र या एक ऐसी क्रियात्मक और संरचनात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं जो आपस में अंतर संबंधित रहता है। तो उसमें जो जैविक घटक है वो तो यही है। अब अजैविक घटक अर्थात पर्यावरण के ऐसे कौन से कारक है जो इन समस्त सजीवों या इन समस्त जैविक घटकों की क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं, वही आपके अजैविक घटक कहलाएंगे या पारितंत्र के अजैविक घटक कहलाएंगे। उसमें सबसे पहला जो घटक है वो है तापमान, टेम्परेचर, जिसको आप T से रिप्रेजेंटेट करते हैं। दूसरा जो घटक है वो घटक है प्रकाश। अब प्रकाश अलग चीज है और तापमान अलग चीज है। ये प्रकाश जिसको आप लाइट के रूप में जानते हैं। अब तीसरा जो घटक है वो है जल। जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, जल या वाटर। और चौथा जो घटक है वो है मृदा। यदि मृदा नहीं होती है तो ये उत्पादक अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? बिना जल के तो किसी जीव का जीवित रहना संभव ही नहीं है। तो ये 4 जो घटक आपको दिखाई दे रहे हैं वो पारितंत्र के अजैविक घटक है या जिनका जीवन तो नहीं होता पर समस्त पारितंत्र के जैविक घटकों के साथ ये अंतर्निहित रहते हैं, अंतर संबंधित रहते हैं और यही जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने में सहायक होते हैं। अब अगली बात ये रहती है कि प्रमुख अजैविक घटकों का जीवों पर कुछ प्रभाव रहता है। पारितंत्र में या किसी पारिस्थितिकी में उपस्थित समस्त अजैविक घटक, जो 4 अजैविक घटक बताए, जिसमें पहला तापमान था, दूसरा प्रकाश था और तीसरी क्या है आपकी जल है और चौथा क्या है मृदा है। ये 4 जो अजैविक घटक है वो येन केन प्रकरणेन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जैविक घटकों या जैविक कारकों पर अपना प्रभाव रखते हैं। अर्थात जीव, अब बात करते हैं जीव की। जीव का मतलब क्या है? पर्यावरण के या पारिस्थितिकी के या पारितंत्र के जैविक घटक। ये जीव अपने वातावरण के प्रति अनुकूलताओं को विकसित करता है। जीव जिस पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण का जो वातावरण है, वातावरण को प्रभावित कौन करेंगे?
पर्यावरण के अजैविक घटक उस वातावरण के प्रति अपनी कुछ न कुछ अनुकूलताएं रखता है, और उस अनुकूलताओं के कारण ही उस वातावरण के तनाव भरे माध्यम में भी जीव अपने आप को जीवित रखने में समर्थ हो जाता है या अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है। अर्थात पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ जीव किस प्रकार से विभिन्न अनुकूलताएं उत्पन्न करते हुए अपने आप को जीवित रख पाते हैं, यही बात या इसे ही आप जीवों पर अजैविक घटकों का प्रभाव कहेंगे। अब इन अजैविक घटकों, कौन कौन से अजैविक घटक है? तापमान है, प्रकाश है, जल है और मृदा है। ये 4 प्रमुख अजैविक घटक है। ये 4 प्रमुख अजैविक घटक जीवों के जीवन यापन पर, अर्थात जीवों के जीवन यापन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव रखते हैं, इसी प्रभावों का अध्ययन आप प्रमुख अजैविक घटकों का जीवों के जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अजैविक घटक जो आपका है वो तापमान था, जिसको आप टेम्परेचर कहते हैं। अब तापमान क्या है? तो आप कहेंगे ये पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण अजैविक घटक है। तापमान है वो पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण अजैविक घटक है, और इस तापमान का मान किसी विशेष स्थान की स्थलाकृति, उस स्थान पर जलवायु, उस स्थान पर अक्षांश का मतलब है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं, अक्षांश बढ़ते हैं, तापमान के मान में परिवर्तन आता है। साथ ही साथ देशांतर का मतलब है ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा से पृथ्वी की गहराई में जा रहे हैं या पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं, तंगुता जिसको बोलते हैं, वो उसका देशांतर कहलाता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के तापमान को प्रभावित करते हैं वहां की जलवायु, वहां की स्थलाकृति, वहां अक्षांश का मान और देशांतर का मान। ये सारे घटक उस क्षेत्र विशेष या उस स्थान में विशेष तापमान का प्रभाव रखते हैं। साथ ही साथ तापमान को प्रभावित करते हैं ढलान, तापमान को प्रभावित करते हैं उस स्थान पर वर्षण कितना यानी वर्षा कितनी होती वो, साथ ही साथ तापमान को प्रभावित करते हैं उस स्थान पर आने वाली ऋतु, अलग अलग ऋतु में उस स्थान का तापमान भी अलग होता है। तो किसी पारितंत्र में जो अजैविक घटक तापमान होता है वो तापमान उस पारितंत्र का मुख्य अजैविक घटक रहता है, और उस तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तापमान खुद को प्रभावित करने वाला जो कारक है, वहां की स्थलाकृति है, वहां का अक्षांश है, वहां के देशांतर है, वहां की वर्षण है, वहां की ऋतु है और वहां के देशांतर, ये सारे घटक मिलकर के और उस स्थान पर तापमान कितना रहेगा इस बात का निर्धारण करते हैं। अब तापमान जो है विभिन्न स्थानों पर तापमान में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। आप इस संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो तापमान में काफी भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे आप भूमध्य रेखा पर बात करें तो जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है, वहां तापमान 50 डिग्री से एबो रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और ध्रुवों पर आप बात करें, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाए, उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर आए, तो आप कहेंगे तापमान में लगातार क्या होती है, कमी होती है। अब जहां तापमान कम होता है वहां ऐसे जीव अपना जीवन यापन कर पाएंगे जो कम तापमान के लिए अनुकूलित है, और जहां तापमान अधिक होता है वहां या उस क्षेत्र में या उस स्थान पर बनने वाला जो पारितंत्र है उसमें ऐसे जीव रहेंगे जो अपने आप को अधिक तापमान पर अनुकूलित कर सके। अर्थात पृथ्वी पर तापमान के मान में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है, और वो तापमान 0 डिग्री से कम भी रहता है कहीं कहीं तो, और कहीं कहीं पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी रहता है। इस प्रकार से जो तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है, ये तापमान की भिन्नता उस क्षेत्र विशेष पर पाए जाने वाले पारितंत्र में उपस्थित जैविक कारक जो है
या जैविक घटक जो है उनकी अनुकूलताओं को प्रदर्शित करती है। अर्थात उस तापमान में जो जैविक घटक अपने आप को अनुकूलित कर पाएगा वही जैविक घटक उस विशेष क्षेत्र में उपस्थित रहते हुए एक विशेष प्रकार के पारितंत्र का निर्माण कर पाएगा। अब मैं कहूं कि समुद्र की अथाह गहराई पर भी तापमान अधिक होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव वहां के तापमान के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर और अनुकूलताएं उत्पन्न करते हैं, और उसी अनुकूलताओं के आधार पर वो जीव अपने आप को वहां जीवित रखने हेतु या उस विशेष तापमान में अपने आप को जीवित रखने हेतु प्रयास करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया होती है और उन जैविक क्रियाओं को विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं, और वो एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार की तापमान परास में ही अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं। कुछ एंजाइम कम तापमान पे अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं, कुछ एंजाइम मध्यम तापमान पर अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं, और कुछ जीव है जिनमें शरीर में विशिष्ट प्रकार की कार्य की या व्यवहारिक की अनुकूलताएं पाई जाती है। उस कार्य की और व्यवहारिक अनुकूलताओं के कारण वो जीव अधिक तापमान पर भी उन एंजाइमों को सक्रिय रखते हुए और अपनी सामान्य जीवन यापन को कर पाते हैं या जैविक क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। मैं यूं कह सकता हूं कि किसी क्षेत्र विशेष में जैविक समुदाय के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष का तापमान या उस क्षेत्र विशेष का अजैविक घटक तापमान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि तापमान समस्त जीवों के जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न करता है। समस्त जीवों की जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न करता है। अब तापमान है वो जीवों में जीव दो प्रकार के, एक तो पादप जगत के जीव और एक जंतु जगत के जीव। तो तापमान जंतु जगत के जीवों को भी प्रभावित करता है। जैविक घटक की बात करें, दो प्रकार के जैविक घटक है, एक जंतु जगत के जैविक घटक और एक पादप जगत के जैविक घटक। तापमान जंतु जगत के जैविक घटकों को भी प्रभावित करता है और पादप जगत के जैविक घटकों को भी प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जंतुओं पर ताप का प्रभाव। प्रकृति में जंतु किस किस प्रकार के पाए जाते हैं और जंतुओं पर तापमान का क्या क्या प्रभाव रहता है, अर्थात तापमान जंतुओं के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करता है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में या स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूं कि तापमान की विभिन्न परास क्षमता के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः अलग अलग प्रकार की ताप सहनशील क्षमता के आधार पर प्रकृति में उपस्थित समस्त जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को या जंतु जगत के जो जीव है उनको ताप सहनशीलता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है समतापीय जंतु, जिसको आइसोथर्मल जंतु भी कहते हैं। समतापीय जंतु या आइसोथर्मल जंतु, इन जंतुओं, पहली परिभाषा इसकी बता रहा हूं कि वे जंतु जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सदैव अपने शरीर का तापमान नियत रखते हैं। भले ही बाह्य वातावरण का ताप कुछ भी हो, इनके शरीर का ताप सदैव नियत रहता है, तो ऐसे जंतुओं को आप समतापी जंतु कहते हैं। दूसरा, इसी जंतुओं का तापमान जो है, उनके शरीर का सामान्य तापमान है वो सामान्य बाह्य वातावरण के तापमान से थोड़ा अधिक ही रहता है, अर्थात ऐसे जंतुओं को उष्ण रक्तीय या हॉट ब्लडेड जंतु भी कहते हैं। ऐसे जंतुओं के शरीर का जो तापमान है वो बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित न होकर के शरीर की आंतरिक कार्य की, व्यवहारिकी और शारीरिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। अतः इन्हें एंडोथर्मिक या अंततापी भी कहते हैं। एंडोथर्मिक या अंततापीय जंतु भी कहते हैं। पहली परिभाषा, तीनों नाम एक दूसरे के पर्यायवाची है। जीव जगत में उपस्थित वे जंतु या वे जंतु जगत यूं कहे जंतु जगत के जीव जिनमें शरीर का तापमान संपूर्ण जीवन काल एक समान बना रहता है, उसे आप समतापी जंतु कहते हैं। बाह्य वातावरण का ताप भले कुछ भी हो जाए, इनके शरीर का तापमान सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला है, इनको आप उष्ण रक्तीय या इनके शरीर का जो रक्त है उष्ण होता है, अर्थात इनको उष्ण रक्तीय जंतु भी कहते हैं। अब अगला यह है कि इनके शरीर का तापमान आंतरिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है, अतः इन्हें एंडोथर्मिक या अंततापी जंतु भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करूं तो सभी प्रकार के पक्षी,
या एवीज वर्ग के जंतु और सभी प्रकार के स्तनधारी जीव। इन जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं उपस्थित रहती है और इन अनुकूलताओं के कारण बाह्य वातावरण का ताप चाहे कुछ भी हो, ये अपने आप के शरीर या खुद के शरीर का तापमान सदैव नियत रहता है। पक्षियों के शरीर का सामान्य जो तापमान है वो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है और स्तनधारियों के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये जो जंतु है इनके शरीर का तापमान सदैव नियत रहता है, अतः इनको समतापी जंतु कहते हैं। अब इन जंतुओं के शरीर का तापमान भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक और कार्य की अनुकूलताओं के कारण ही नियत रहता है। बाह्य वातावरण का ताप परिवर्तित हो जाए तो भी इनके शरीर में कुछ ऐसी इस प्रकार की संरचनात्मक या यूं कहें कि एनाटॉमिकल या कुछ विशेष प्रकार की कार्य की फिजियोलॉजी या कुछ विशेष प्रकार की व्यवहारिकी यानी बिहेवियर में ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है जिसमें इस वर्ग में उपस्थित समस्त जीवों या समस्त जंतुओं का तापमान अपने संपूर्ण जीवन काल में नियत रहता है। या तो इनके शरीर पर मोटी त्वचा रहेगी या त्वचा के नीचे वसा या ब्लबर, जिसको आप ब्लबर कहते हैं, कि मोटी परत उपस्थित रहेगी जो बाह्य वातावरण में बहुत कम ताप है तो भी अंदर या शरीर के आंतरिक तापमान को सदैव नियत बनाए रहेगी। या इनके शरीर पर ऊन उपस्थित रहेगी या इनका शरीर विशेष प्रकार के पंख या परों से ढका हुआ रहेगा या ये बाल उपस्थित रहेंगे, ऊन उपस्थित रहेंगे, पर उपस्थित रहेंगे, मोटी वसा की त्वचा वसा की परत उपस्थित जैसे कि ब्लबर की, या जो बाह्य त्वचा है वो अत्यधिक मोटी हो सकती। ये सारे के सारे जो अनुकूलता है ताप को नियत रखने की, ये अनुकूलताएं उनके वातावरण के अधिक ताप से बचने में सहायक होती है। साथ ही साथ स्तनधारी वर्ग के जो जीव होते हैं उनकी त्वचा में विशेष प्रकार की श्वेत ग्रंथियां उपस्थित रहती है। जो बाह्य वातावरण का ताप बढ़ता है तब स्वेद या पसीने का स्रावण कर कूलिंग क्रिया के द्वारा शरीर के ताप को नियत रखती है। वैसे ही स्तनधारियों के शरीर में जब तापमान गिर जाता है, तापमान में कमी होती है, तो उनके शरीर में उपस्थित जो ऐच्छिक पेशियां हैं, वॉलंटरी मसल्स, उनमें अनैच्छिक संकुचन होता है। उस अनैच्छिक संकुचन के कारण विशेष प्रकार की हीट या ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा ताप में हुई कमी को नियंत्रित करने में सहायक होती है। साथ ही साथ इन जीवों के शरीर में जो रक्तवाहिनियां होती है, सुपरफिशियल या शरीर की जो बाह्य रक्तवाहिनियां होती है, जैसे ही तापमान कम होता है बाह्य वातावरण का तो बाह्य रक्तवाहिनियां संकुचित हो जाती है और बाह्य रक्तवाहिनियां संकुचित होकर के और वहां रक्त संचरण को कम कर देती है, जिससे बाह्य त्वचा के संपर्क में शरीर का आंतरिक फ्लूइड जो ब्लड है वो कम से कम संपर्क में आए और शरीर का तापमान अंदर है वो गर्म बना रहे। तो ये इन सब जीवों में विशेष प्रकार की कार्य की, व्यवहारिकी और संरचनात्मक अनुकूलताएं उपस्थित रहती है जो संपूर्ण जीवन काल में इसके शरीर का तापमान समान, उष्ण या आंतरिक रूप से नियंत्रित करते हुए समान बनाए रखने में सहायक होती है। तो ये समतापी जंतु थे। अब दूसरा है असमतापीय जंतु, जिसको पोइकिलोथर्मल कहते हैं। असमतापी जंतु वे जंतु जिनके शरीर का तापमान आंतरिक रूप से नियत न रहते हुए बाह्य वातावरण के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब अगला यहां लिखा होगा एक्सोथर्मिक, अर्थात यहां एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब बाह्य तापी कहलाते हैं। बाह्य तापी का मतलब ये होता है कि शरीर का तापमान जो है वो बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित होगा, अर्थात ये अपने शरीर के तापमान को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं करते। इनके शरीर में तापमान को नियत और नियमित रखने की कोई कार्य की, व्यवहारिक की अनुकूलता नहीं पाई जाती। तो कैसे क्या करते हैं, होती है अनुकूलताएं, कैसी क्या होती है वो आपको बताता हूं। अगला, ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी कहलाते हैं, अर्थात इनके शरीर का सामान्य जो रक्त है या आंतरिक वातावरण है उसका तापमान बहुत कम रहता है। जैसे यहाँ पर आप कहें 37 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तक ही इनका सामान्य तापमान रहता है। अब इस प्रकार की अनुकूलताओं के कारण या इस प्रकार की क्षमता के कारण आप कहेंगे कि ये जो जंतु है इनके शरीर का तापमान कभी भी नियत नहीं रहता, आंतरिक रूप से ये फिक्स नहीं कर पाते। इनके उदाहरण की बात करूं तो मोलस्का संघ के जंतु, मोलस्का संघ के, या यूं कहें कि अधिकांश अपृष्ठवंशी जिसमें स्पाइनल कोड या
पृष्ठ रज्जु जो होती है वो नहीं होती, अपृष्ठवंशीय जंतु, नॉन वर्टिब्रेट जिसको आप कहते हैं। अगला, सभी प्रकार की मछलियां, अधिकांश जो मछलियां हैं वो कैसी होती है, असमतापी होती है। अगला, सभी प्रकार के उभयचर कहें या यूं कहते हैं कि सभी प्रकार के एम्फीबियन वर्ग के जंतु। अगला इसका उदाहरण है सभी प्रकार के सरीसृप, क्रोकोडाइल को छोड़कर सभी प्रकार के सरीसृप। ये जो जंतु आप देख रहे हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मल या असमतापी जंतु होते हैं। इनको एक्सोथर्मिक जंतु भी कहते हैं। इन जंतुओं के शरीर का तापमान सदैव और सदैव बाह्य वातावरण के ताप के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। अब ये उस वातावरण में तापमान जब परिवर्तित होता है तो अपने आप को कैसे जीवित रख पाते हैं, तो इस प्रकार के जंतुओं में बाह्य वातावरण के ताप में होने वाले परिवर्तन से बचने के लिए अपने शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कार्य की अनुकूलताएं देखने को मिलती है, कुछ विशेष प्रकार की व्यवहारिक की अनुकूलताएं देखने को मिलती है। वो अनुकूलता है उनको आप हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कहते हैं। हाइबरनेशन को कहते हैं शीत निष्क्रियता और एस्टिवेशन को कहते हैं ग्रीष्म। क्या होती है, आप पहले से ही कह रहे हैं कि इन जंतुओं के शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो जब बारिश का मौसम रहता है, तापमान अधिक अनुकूलित रहता है, तो बारिश के मौसम में बाह्य वातावरण का तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वो तापमान इन जंतुओं के लिए सबसे अनुकूलित तापमान है। इस अवस्था में या उस तापमान पर ही या उस ऋतु में ही ये जंतु अपना सामान्य वृद्धि, विकास, गुणन और जनन की क्रिया कर लेते हैं। अब जैसे ही बारिश की ऋतु खत्म होती है तो आप कहते हैं गर्मियां शुरू होती है, सॉरी, बारिश की ऋतु जैसे ही खत्म होती है तो आप कहते हैं सर्दियां शुरू होती है। और सर्दियों के मौसम में अब बाह्य वातावरण का तापमान कम हो जाएगा और उस बाह्य वातावरण के तापमान, जो कम तापमान हुआ है, उस तापमान को नियत रखने के लिए इसके शरीर में कोई क्षमता नहीं होती है। तो ये जंतु क्या करते हैं, जैसे ही सर्दियां आती है अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं और निष्क्रिय करके और या तो जल की अधिक गहराई में या मृदा की अधिक गहराई में, जलीय जंतु है तो जल की अधिक गहराई में चले जाते हैं और स्थलीय जंतु है तो मृदा की अधिक गहराई में चले जाते हैं, वहां जाकर के निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। इसी बात को, इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे समतापी जंतुओं का अधिक सर्द मौसम में या सर्दियों के समय में मृदा या जल की अधिक गहराई में जाकर अपने समस्त जैविक क्रियाओं को मंद करके, धीमा करके और निष्क्रिय रूप से पड़ा रहते हुए बाह्य वातावरण में जो तापमान कम हुआ है उससे बचने का जो प्रयास है, उस प्रयास को ही शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं। कौन दर्शाते हैं, सभी प्रकार की मछलियां, अधिकांश जो मछलियां हैं वो शीत निष्क्रियता दर्शाती। साथ ही साथ सभी प्रकार के उभयचर, मेंढक, आपने कभी अत्यधिक ठंड पड़ रही है दिसंबर के महीने में कोई मेंढक फुदकते हुए देखा, कभी नहीं देखा होगा अपने आसपास में, या यूं कहें दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में आपने कहीं पर सांप को स्वतंत्र रूप से रात्रि में या दिन में विचरण करते हुए देखा है? तो आप कहेंगे साहब नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा, क्या वो सब खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी जंतु शीत रक्तीय जंतु है, असमतापी जंतु है या एक्सोथर्मिक जंतु है, जिनके शरीर का जो आंतरिक वातावरण है, आंतरिक ताप है, वो बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। उन खुद में अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की अनुकूलताएं उपस्थित नहीं रहती है। अर्थात ऐसे शीत रक्तीय या असमतापी जंतु जो होते हैं वो सर्दियों और गर्मियों से बचने हेतु मृदा की अधिक गहराई में या जल की अधिक गहराई में चले जाते हैं और वहां निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे ही वापस अनुकूल मौसम आएगा, इनके लिए अनुकूल तापमान उस वातावरण में रहेगा, तब वो वातावरण की सतह पर आते हैं और अपना सामान्य विचरण, जनन, वृद्धि और विकास गुणन करते हैं। अगला एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता की बात करें तो बारिश से जो पहले का मौसम है, जैसे आप कहें अप्रैल, मई और जून का महीने, तो इन महीनों के अंदर अत्यधिक गर्मी पड़ती है अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पर जितने भी एम्फीबियन हैं या मछली वर्ग के जंतु है या सरीसृप वर्ग के जंतु है, वो इस अधिक गर्मी से बचने के लिए अपने आपको अधिक गहराई में, जिस आवास में रहते हैं उस आवास की अधिक गहराई में जहाँ तापमान अनुकूलित रहता है, उस तापमान में अपने आप को रखते हुए और
बाह्य वातावरण के तापमान को वहां निहित रहता है, वहां अपने आप को रखते हुए और निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हुए अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये थी जंतुओं पर तापमान का प्रभाव। अब पादप जो है ना, वो भी तापमान के प्रभाव से अछूते नहीं है, अर्थात पादपों पर भी तापमान का कुछ न कुछ प्रभाव रहता है। कैसे रहता है, क्या रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पादपों पर ताप का प्रभाव, अब पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया करनी हो, पादपों के अंकुरण की बात होती हो, या पादपों के दृढ़ीकरण की बात हो, तो वहां पर ताप प्रभावित करता है। कैसे करता है? सबसे पहला है बसंतीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। परिभाषा बहुत सिंपल सी परिभाषा है। बसंतीकरण को वर्नलाइजेशन भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है पादपों पर पुष्पन हेतु ताप का प्रभाव या ताप की आवश्यकता बसंतीकरण कहलाती है। ए बसंती प्रकाश, ए बसंती ताप। अब ताप भी पुष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है और प्रकाश भी पुष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। अर्थात पादपों में पुष्पन करवाना है तो उसके लिए प्रकाश की एक निश्चित मात्रा जब उनको मिलेगी तभी वो पादप पुष्पन करेंगे। अब वो अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं पादपों पर प्रकाश का प्रभाव। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रकार के पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया हेतु ताप भी निश्चित मात्रा में चाहिए। अर्थात आप यूं कहें कि एक निश्चित ताप, अलग अलग पादपों में अलग अलग ताप का प्रभाव रहता है पुष्पीकरण पर, या यूं कह दें कि अलग अलग कुल के पादप पुष्पीकरण हेतु अलग अलग तापमान की परास रखते हैं, अलग अलग ताप सहनशीलता क्षमता रखते हैं, और इसी क्षमता के कारण आप यूं कहेंगे कि पादपों के पुष्पीकरण पर तापमान का जो प्रभाव है वो बसंतीकरण कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पादपों के पुष्पीकरण पर ताप का जो प्रभाव है वह बसंतीकरण कहलाता है। पादपों के पुष्पीकरण पर ताप का प्रभाव बसंतीकरण कहलाता है। अर्थात पादप एक विशिष्ट तापमान की परास में ही अपने पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर पाते हैं और बिना तापमान, एक निश्चित रेंज के बिना तापमान के पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया नहीं होती है। अगला है दृढ़ीकरण। पादपों के बीजों को अंकुरित होने हेतु प्रकाश की निश्चित मात्रा की आवश्यकता रहती है। अर्थात पादपों के बीजों के अंकुरण पर तापमान का प्रभाव दृढ़ीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पादपों के बीजों के अंकुरण पर ताप का प्रभाव दृढ़ीकरण कहलाता है और पादपों में पुष्पन की उत्पत्ति हेतु ताप का प्रभाव बसंतीकरण कहलाता है। या पुष्पीकरण की क्रिया हेतु ताप का जो प्रभाव है वो बसंतीकरण कहलाता है। ये दोनों जो प्रभाव है वो पादपों में होते हैं और इनके बिना पादप अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। बिना पुष्पन के लैंगिक जनन करने वाले पादपों में कभी भी नई संतति की उत्पत्ति नहीं होगी और बीजों का अंकुरण ही, तापमान की यदि निश्चित परास नहीं रहेगी तो बीजों का अंकुरण भी नहीं होगा। तो ये दो बात है जो पादपों पर अर्थात उत्पादकों पर प्रकाश के प्रभाव को तापमान के प्रभाव को प्रभावित करती है या तापमान के मान को प्रभावित करती है। पहला है पुष्पीकरण और दूसरा है दृढ़ीकरण। उसके बाद अपन देखेंगे कि जीवों पर तापमान की जो अलग अलग परास होती है, तापमान की जो अलग अलग आवश्यकता होती है, उसके आधार पर जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब ये तो थी शरीर के आंतरिक तापमान की बात, और यह है तापमान की आवश्यकता के आधार पर जीवों को दो अलग अलग भागों में या दो अलग अलग रूपों में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पृथुतापी जिसको आप इरोथर्मल कहते हैं, दूसरा तनुतापी जिसको अपन स्टेनोथर्मल कहते हैं। इरोथर्मल का मतलब पृथु, वे जीव जिनके जीवन यापन हेतु तापमान के एक व्यापक परास की आवश्यकता रहती है। वे जीव जिनके जीवन यापन हेतु तापमान के व्यापक या यूं कहें कि अधिक परास की आवश्यकता रहती है, व्यापक परास की आवश्यकता रहती है। अर्थात वे जीव जो अपने जीवन काल में तापमान की अधिक सीमा या
ताप के अधिक मान को सहन करने की क्षमता रखते हैं, उसे आप पृथुतापी जीव कहते हैं। उसका उदाहरण है सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी और सभी पक्षी वर्ग के जीव। तनुतापी वे जीव जो अपने जीवन यापन हेतु तापमान की एक छोटी रेंज या यूं कहें कम तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हो, इसको आप तनुतापी कहते हैं। सभी प्रकार की मछलियां, उदाहरण की बात करें तो सभी प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के उभयचर, सभी प्रकार के उभयचर, सभी प्रकार के सरीसृप और सभी प्रकार के अपृष्ठाधारी जीव, नॉन वर्टिब्रेट जो जीव होते हैं, वो तापमान की कम परास को सहन कर सकते हैं। अब इन सारे गुणधर्मों को देखने के बाद अपन यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के भिन्न भागों पर या अलग अलग भागों पर तापमान का जो मान है वो अलग अलग रहता है, और वो तापमान का अलग मान है वो अलग अलग प्रकार के जीवों के अलग अलग भौगोलिक वितरण को प्रभावित करता है। अर्थात एक विशिष्ट प्रकार के तापमान में ही एक विशिष्ट प्रकार का जीव अपना जीवन यापन कर सकता है, एक विशिष्ट प्रकार की अनुकूलताओं को दर्शाते हुए। और इसी अनुकूलताओं के कारण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग जीवों की व्यापकता पाई जाती है। जैसे ध्रुवीय भालू क्या राजस्थान में पाए जा सकते हैं? संभव नहीं है। वैसे ही आम का जो वृक्ष है वो क्या कनाडा में उत्पन्न हो सकता है? संभव नहीं, क्यों? कनाडा में तापमान वर्ष पर्यंत कम तापमान रहता है, और आम का जो वृक्ष है वो अधिक तापमान पर अपना जीवन यापन करता है, अर्थात उसके पुष्पीकरण हेतु अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है, बसंतीकरण की क्रिया हेतु अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है, दृढ़ीकरण की क्रिया हेतु अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। इसलिए आम के वृक्ष कनाडा में नहीं होते हैं। अब मैं कहूँ रेगिस्तान के अंदर या थार के रेगिस्तान के अंदर आपको केसर की बगिया लगानी है तो वो संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। कृत्रिम रूप से आप कुछ नया एटमॉस्फेयर उत्पन्न करके ऐसा करते हैं तो संभव है। प्राकृतिक रूप से थार के रेगिस्तान में केसर की बगिया नहीं खिल सकती, क्योंकि केसर के लिए जो ताप सहनशील परास है वो बहुत कम है, इसलिए केसर अधिक तापमान पर नहीं रह सकती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो जीवों पर तापमान का जो प्रभाव है, ताप जैसा जो अजैविक घटक है वो प्रभावित करते हुए और जीवों के जीवन यापन को प्रभावित करता है। अगला अजैविक जो घटक है वो है प्रकाश। अब प्रकाश है वो मुख्यतः जीवों के परिवर्धन, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के साथ साथ प्रकाश जो है वो मुख्यतः जीवों की वृद्धि, विकास और परिवर्धन को प्रभावित करने के साथ साथ कुछ उत्पादक जो जीव है उनकी संपूर्ण क्रिया या मुख्य क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण, उसको प्रभावित करता है। अब समस्त उत्पादक या सोपोषी जीव है वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जैविक खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं, और वही क्रिया या इसी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले ये जैविक खाद्य पदार्थ समस्त पारितंत्र या संपूर्ण जैव मंडल को संचालित करने में सहायक होते हैं। अर्थात प्रकाश पारितंत्र का या प्रकाश पारितंत्र का ऐसा अजैविक घटक है जो संपूर्ण पारितंत्र को संचालित करने में या संपूर्ण पारितंत्र में ऊर्जा उपलब्ध करवाने का एक मुख्य साधन है। अब इस मुख्य साधन के कारण ही पारितंत्र चलेगा। जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ेगी वहां अलग प्रकार के जीवों का जीवन यापन रहेगा, और जहां सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ती है वहां अलग प्रकार के जीवों का जीवन यापन देखने को मिलता है। कहीं प्रकाश प्रिय पादप रहेंगे तो कहीं छाया प्रिय पादप रहेंगे। अर्थात प्रकृति का जो अजैविक घटक प्रकाश है वो पारितंत्र के जैविक घटक यानी पादप जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, उनके जीवन काल को सबसे अधिक या उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो मैं यूं कह सकता हूं, पादप प्रकाश जैसे अजैविक घटक से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पादप या उत्पादक जो होते हैं, पादप या उत्पादक इस अजैविक घटक से
सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इस अजैविक घटक से सर्वाधिक प्रभावित उत्पादक जो है वो इस अजैविक घटक से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सूर्य के प्रकाश से आने वाला विशिष्ट प्रकार के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य या वर्ण स्पेक्ट्रम जो घटक है वो प्रभावित करता है, और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सभी उत्पादक या पादप समस्त कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, और यही कार्बनिक पदार्थ संपूर्ण पारितंत्र को संचालित करने हेतु आवश्यक होता है। तो इस प्रकाश का इस उत्पादक यानी पादपों पर क्या प्रभाव रहता है, इस बात को अध्ययन करने के लिए सबसे पहला जो प्रभाव है वो है दीप्तिकालिता, जिसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। दीप्तिकालिता क्या होती है, फोटो पीरियोडिज्म की क्या मतलब है? तो सीधा और सिंपल सी बात है, प्रकाश की वह अवधि जो पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर सके। उससे पहले आपने बसंतीकरण पढ़ा था, वहां देखा था कि पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया हेतु तापमान की विशेष आवश्यकता, अर्थात ताप की वह परास जो पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित करे, बसंतीकरण कहलाती, और तापमान की वह परास या ताप की वह मात्रा जो पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया को प्रेरित करे, क्या कहलाती है? दीप्तिकालिता कहलाती है। अर्थात प्रकाश की अवधि जो पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रभावित या प्रेरित करती है, प्रकाश की अवधि जो पादपों में पुष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित या प्रेरित करती है, दीप्तिकालिता कहलाती है। अर्थात प्रत्येक पादप प्रकाश की एक निश्चित अवधि या निश्चित मात्रा के बाद में ही अपने अंदर पुष्पन या पुष्पों की क्रिया को प्रेरित कर सकता है, पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर सकता है। अब दीप्तिकालिता के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हेलियोफाइट्स प्लांट यानी प्रकाश प्रिय पादप, प्रकाश प्रिय पादप जिनको अधिक मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता रहती है, अर्थात वे पादप जिनमें पुष्पन की क्रिया हेतु प्रकाश की अधिक आवश्यकता रहती है या प्रकाश की पर्याप्त आवश्यकता रहती है, उसे आप प्रकाश प्रिय पादप कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो सूर्यमुखी या सूरजमुखी भी कहते हैं, सूर्यमुखी या सूरजमुखी कह सकते हैं। अगले पादप कौन से हैं? सरसों कह सकते हैं, मक्का कह सकते हैं, बाजरा कह सकते हैं। बाजरा होता है, मक्का होता है, सरसों होती है, सूर्यमुखी है। ये सारे पादप क्या होते हैं? प्रकाश प्रिय पादप होते हैं। और अधिकांश बहुवर्षीय पादप जैसे नीम है, खेजड़ा है, बोरडी है, बहुवर्षीय पादप जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? प्रकाश प्रिय पादप होते हैं। अर्थात इनमें पुष्पन की क्रिया के प्रेरण हेतु या पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हेतु प्रकाश की एक निश्चित मात्रा या प्रकाश की लंबी अवधि या प्रकाश की अधिक परास की आवश्यकता रहती है। दूसरा है छाया प्रिय पादप। वे पादप जो प्रकाश की अल्प मात्रा की उपस्थिति में या प्रकाश की अनुपस्थिति में भी पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर देते हैं, यानी कम प्रकाश में भी पुष्पन की क्रिया प्रेरित करते हो, पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हो, क्या कहलाते हैं भैया? ये छाया प्रिय पादप कहलाते हैं। उदाहरण है इसका जामुन। जामुन में बहुत कम प्रकाश, जामुन अधिक ताप में रहता है किंतु प्रकाश की बहुत ही कम परास में या कम प्रकाश की परास में भी पुष्पन की क्रिया को प्रेरित कर देता है। तो ये अपना जो प्रकाश घटक था वो मुख्यतः पादपों के जीवन पर प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो जीव है उन जीवों में भी प्रकाश जैसा जो पारितंत्र का अजैविक घटक है वो उसके जीवन यापन को प्रभावित करता है। कैसे करता है? जैसे मनुष्य की बात करें तो प्रकाश की एक निश्चित मात्रा पर ही उसकी त्वचा में उपस्थित विशेष प्रकार के वशीय पदार्थ मेलेनिन जैसे वर्ण का निर्माण कर पाते हैं, और वो
मेलेनिन जैसा वर्णक बनने के साथ साथ विटामिन डी की उपस्थिति में कैल्शियम का संश्लेषण भी कितना होगा, इस बात को भी प्रकाश प्रभावित करता है। अर्थात पादपों के साथ साथ जंतुओं को भी प्रकाश जैसा अजैविक घटक प्रभावित करता है, उसके जीवन पर उसका प्रभाव रहता है। अब तीसरा जो घटक है वो है जल, वाटर। जल क्या है? जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः जल की उपलब्धता के अनुसार पादपों और जंतुओं के शरीर में कई प्रकार की अनुकूलताएं देखने को मिलती है, और ये अनुकूलताएं पादपों की उत्पादकता पर, पृथ्वी पर जीवों के वितरण की मात्रा को भी प्रभावित करती है। अर्थात कहीं पर जल की उपलब्धता है तो उस क्षेत्र में पादप और जंतुओं की उपलब्धता अधिक रहेगी, वहां के पारितंत्र की स्थायित्वता अधिक रहेगी, वहां के पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक और उपभोक्ता जैसे जैविक घटक अधिक मात्रा में उपस्थित रहेंगे। और यदि कहीं पर जल की उपलब्धता आसानी से नहीं है तो आप यूं कहेंगे कि वहां पर जंतुओं और पादपों की उपलब्धता या जो स्थायित्वता है वो पारितंत्र की कम रहेगी। साथ ही साथ जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो लवणों की सांद्रता है, वो लवणों की सांद्रता भी उस पारितंत्र में जीवों की उपलब्धता, पादपों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जल की उपलब्धता के साथ साथ जल में उपस्थित लवणों की मात्रा और लवणों की सांद्रता भी उस क्षेत्र की जलवायु और उस क्षेत्र में उपस्थित पारितंत्र के जैविक जो घटक है उनको प्रभावित करती है। अब लवणीय जल होगा तो वहां पर उपस्थित जीवों की उपलब्धता और उनकी अनुकूलताएं अलग देखने को मिलेगी, और अलवणीय जल या स्वच्छ जल होगा तो वहां पर उपस्थित पारितंत्र में जैविक जो घटक है उनकी उपलब्धता अलग देखने को मिलेगी। अब इसी उपलब्धता और अनुकूलता के आधार पर ही अब लवणों, जल में उपस्थित लवणों की मात्रा या लवण कितना है, इसके आधार पर पादपों की उपलब्धता या पारितंत्र के जो जैविक घटक के उत्पादक है उनकी उपलब्धता अलग अलग देखने को मिलती है। अब एक तो है पृथु लवणीय, ऐसा जल जिसमें लवणों की व्यापक परास उपस्थित रहती है। ऐसा जल जहां पर लवणों की व्यापक परास उपस्थित रहती है और उस व्यापक परास के प्रति सहनशीलता रखने वाले जीव उपस्थित रहेंगे। जैसे पादपों की बात करें तो लवणोद्भिद पादप इस प्रकार के जल में अपना जीवन यापन कर पाएंगे। जंतुओं की बात करें तो लवणीय जल में जीवन यापन करने वाले जंतु इस प्रकार के जल में अपना सामान्य जीवन कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी व्यवहारिकी, संरचनात्मक और कार्यात्मक अनुकूलताएं उपस्थित रहती है जिससे वो अधिक लवण या अधिक लवणीय माध्यम को भी अपने सहन करके अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि लवणोद्भिद पादप एवेंसोनिया, राइजोफोरा, ये अत्यधिक लवणीयता वाली मृदा में भी पाए जाते हैं और उसमें कई प्रकार की व्यवहारिकी और कार्य की अनुकूलताएं उपस्थित रहती, संरचनात्मक अनुकूलताएं उपस्थित रहती है, जिससे वो अत्यधिक लवणीयता वाले मृदा वाली या जल वाली भूमि में भी अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा ही मैं कहूं कि उपास्थल मछलियां है, उपास्थल जो मछलियां जैसे गुत्ता मछली है, अधिक लवणीय जल में अपना सामान्य जीवन यापन करती है, क्योंकि उसके शरीर में ऐसी विशेष प्रकार की कार्य की और व्यवहारिक की अनुकूलताएं उपस्थित रहती है जो अधिक लवणीयता को सहन करने की क्षमता रखती है। अगला है तनु लवणता, अर्थात स्टीनोएलाइन तनु लवणीयता। ऐसे जीव जो लवणों की या यूं कहें कि कम लवणीय सांद्रता वाले जल में अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं या लवणों की कम परास के प्रति सहनशीलता रखते हैं, उन्हें तनु लवणीय जंतु या जीव कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि जो अस्थिल मछलियां हैं, अधिकांश उभयचर जो है वो कम लवणीयता वाले जल में ही अपना सामान्य जीवन यापन कर पाते हैं, अधिक लवणीयता वाले जल में या खारे जल में अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अर्थात अब जीवों में ऐसी अनुकूलताएं रहती है जो उसकी जलीय माध्यम में उपस्थित लवणों की सांद्रता को सहन करने की क्षमता रखती है।
इसी क्षमता के कारण एक विशेष प्रकार की अनुकूलता वाला जीव एक विशेष प्रकार के जलीय माध्यम में ही अपना जीवन यापन दर्शा सकता है। अब कुछ ऐसे पादप भी है जो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, कुछ जल की सतह पर तैरते रहते हैं, कुछ दलदल जल के अंदर उपस्थित रहते हैं, और कुछ अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय अवस्था में जहां जल बहुत कम मात्रा में है, अपने जीवन में एक दो बार ही कहीं वो जल देख पाते हैं, ऐसे अवस्था में भी अपने आप को जीवित रख पाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर या जैवमंडल पर या भूगर्भ पर जल की उपलब्धता और जल में उपस्थित लवणों की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर जीवों का उसमें जीवन यापन की भिन्न भिन्न अनुकूलताएं देखने को मिलती है, और उसी अनुकूलताओं के आधार पर जीव ऐसी इस बात को निर्धारित कर पाते हैं कि वो जल की कितनी व्यापक परास में अपना सामान्य जीवन यापन जी पाते हैं। अब इसके साथ ही अगला जो अपना घटक है, अजैविक घटक है, वो है मृदा। मृदा मैं कहूं कि मुख्य अजैविक घटक है जो पादपों या उत्पादकों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत उपयोगी रहता है। पर्यावरण या वातावरण का ऐसा अजैविक घटक है, ऐसा मुख्य अजैविक घटक है जो सभी प्रकार के उत्पादकों या सभी प्रकार के पादपों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक रहता है। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमरस कहते हैं, जो पादपों के पोषक तत्व होते हैं, और इस मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवण यानी ह्यूमरस से पोषक पदार्थों को प्राप्त कर अपना सामान्य जीवन यापन या वृद्धि या विकास करते हैं। अब मृदा की अलग अलग प्रकार की मृदाओं की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, और इसी जल धारण क्षमता के आधार पर अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उग पाती है। जैसे मृदा की मैं बात करूं तो कहीं पर बालुई मृदा होती है, कहीं पर दोमट मृदा होती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी होती है, कहीं पर काली मिट्टी होती है। इन सभी मिट्टी में उपस्थित कणों की आकार और आकृतियां भिन्न भिन्न रहती है। इसी आकार और आकृतियों में भिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की मृदाओं में उपस्थित या अलग अलग प्रकार की मृदाओं में उत्पन्न होने वाले पादपों में अलग अलग अनुकूलताएं देखने को मिलती है। कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, उनके बीच का स्थान बहुत कम होता है, वायु बहुत कम पाई जाती है, उनकी जल धारण क्षमता भी सामान्य से थोड़ी कम होती है। ऐसी मृदा को आप दोमट मृदा कह सकते हैं, किंतु इस दोमट मृदा में ह्यूमरस या पोषक तत्वों की सबसे अधिकता पाई जाती है। कुछ मृदा ऐसी है जिनके अंदर जल धारण जो क्षमता है वो सबसे अधिक पाई जाती है, और वो मृदा है चिकनी मिट्टी। मृदा के जो कण होते हैं उन कणों के ऊपर सदैव और सदैव गुरुत्वीय बल लगता है जो पृथ्वी की अधिक गहराई की ओर रहता है, और वो उस मृदा में उपस्थित जो जल है उन जल को गुरुत्वीय बल के कारण जल की अधिक गहराई मृदा की अधिक गहराई में भेज देता है। साथ ही साथ मृदा के कणों के बीच विशेष प्रकार की केशिक्त्व संरचना बन जाती है। इसी केशिक्त्व संरचना में विशेष प्रकार का केशिक्त्व जल उपस्थित रहता है। इसी जल को पेड़ पौधे अवशोषित कर अपना सामान्य वृद्धि और विकास करते हैं। इसी जल के साथ इस विशेष प्रकार की मृदा में उपस्थित ह्यूमरस जैसे पोषक तत्वों को प्राप्त करके पादप अपना वृद्धि और विकास दर्शाते हैं। तो चिकनी मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, उससे कम दोमट मिट्टी की होती है, और सबसे कम जल धारण क्षमता है वो बालुई मिट्टी या बलुई मिट्टी की होती है, बालुई मिट्टी या बलुई मिट्टी की रहती है। इसी के आधार पर आप भिन्न भिन्न वर्ग या भिन्न भिन्न स्थानों की मृदा की जल धारण क्षमताओं का निर्धारण कर उसमें उत्पन्न होने वाले पादप या उत्पादक जो जैव संगठन है उसको उसकी वृद्धि और विकास को समझ सकते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के या वातावरण के जितने भी अजैविक घटक है उन अजैविक घटकों की वातावरण के जैविक घटकों पर क्या प्रभाव रहेंगे, कैसा प्रभाव रहेंगे, इन सब का अध्ययन आपने इस चैप्टर में किया है। इसके अगला जीवों की अनुकूलताएं क्या है, उस अनुकूलताओं पर किस प्रकार से प्रकृति के अजैविक घटक प्रभावित करते हैं, इन सब बातों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।